अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबान, वंस अगेन वेलकम बैक। सो अब हम ऑलरेडी अपना ऑलमोस्ट सारा फिजियोलॉजी के गाइडलाइन कवर कर चुके हैं। सम ऑफ द पोर्शन दैट इज़ लेफ्ट एज आवर रेस्पिरेशन, स्किन एंड टेम्परेचर एंड थोड़ा सा और 2-3 टॉपिक्स रह गए माइनर टॉपिक्स, वो मैं भी डिस्कस करते हैं। सो रेस्पिरेशन से अगर स्टार्ट करें तो चैप्टर नंबर 38 से लेकर चैप्टर नंबर 43 तक हमारा रेस्पिरेशन का मेन टॉपिक है, ठीक है। सो इसके अंदर अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक हमें कहाँ से करना चाहिए और कौन सा टॉपिक कहाँ से नहीं करना चाहिए। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं 7 MCQ हैं इसके अंदर से, एक SCQ है, 12 नंबर का पेपर है। सो इट इज़ नॉट दैट टॉपिक दैट शुड बी कवर्ड ओनली फ्रॉम फिरदौस। आप सिर्फ फिरदौस से पढ़ के इसके अंदर से कवर चीज़ें नहीं कर सकते हो, यू हैव टू कवर इट फ्रॉम द गाइडेंस। ओके, सो आपको गाइडेंसेस को अच्छे तरीके से कवर कर लेना चाहिए। पहले मैं बुक से बताने वाला हूँ, फिर मैं आपको इस स्लाइड के ऊपर चलेंगे। बुक से सबसे पहले बच्चे अगर स्टार्ट में चैप्टर 38 की बात करें तो सबसे पहले इसने जो है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कौन से मसल्स हैं जो हमारे रिब केज को एलिवेट करते हैं और कौन से उसको मतलब जो है नॉर्मलाइज पोजीशन में लाते हैं। मतलब वो कौन से मसल्स हैं जो हमें रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हैं ब्रीथिंग के अंदर, तो वो मसल्स के बारे में लिखा हुआ है। आपको उनके नाम आने चाहिए, ये आप थॉरैक्स के अंदर के अंदर भी कर लेते हो, लेकिन यू शुड नो ऑन दिस चैप्टर आल्सो, ठीक है। आगे आ जाएं तो आपको कुछ डेफिनेशंस मिल जाती हैं। प्लूरल प्रेशर की डेफिनेशन और उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। देन आपको एल्व्यूलर प्रेशर क्या होता है, ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है कंप्लायंस की डेफिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। फिगर नंबर 38.2 एंड फिगर नंबर 38.3 38.2 एंड 38.3 इन दोनों से कॉन्सेप्ट लेते हुए आपने कंप्लायंस को एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स को अच्छे तरीके से लर्न आउट कर लेना, ठीक है। आगे आ जाए सर्फेक्टेंट, सरफेस टेंशन एंड कोलैप्स ऑफ द एल्व्यूलाई, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर्फेक्टेंट कैसे वर्कआउट कर रहा होता है, क्या चीज़ आती है इसके अंदर, क्या चीज़ नहीं आती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है द लॉ ऑफ लैपलेस। लॉ ऑफ लैपलेस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, ये हमें भी एनुअल प्रॉफ में आया था। उसी से आगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम किस तरह से वो इसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो पहले वो एक क्वेश्चन देगा कि एक सिनेरियो देगा, या तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का सिनेरियो देगा, या उस सिनेरियो देने के बाद वो पूछेगा कि भाई पहले डायग्नोज करो, तो आप डायग्नोज करोगे। उसके साथ फिर वो पूछेगा सर्फेक्टेंट का रोल पूछेगा, ठीक है। और फिर आगे वो लॉ ऑफ लैपलेस पूछेगा कि लॉ ऑफ लैपलेस क्या है, ये किस तरह एसोसिएटेड है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से। तो गाइडेंस के ऊपर बहुत खूबसूरती से ब्लू बॉक्सेस में एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएं तो कुछ MCQs लिखे हुए हैं, कंप्लायंस ऑफ द थॉरैक्स एंड द लंग टुगेदर। इसमें कुछ MCQs आपको मिलेंगे और सर्फेक्टेंट वाली हेडिंग के अंदर भी कुछ MCQs की डेफिनेशंस के थे, ये आपने कर लेने हैं। फंक्शंस ऑफ सर्फेक्टेंट क्या होते हैं आपको आने चाहिए। बच्चे जो एक हेडिंग लिखी हुई है ना, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर डेफिनेशन आपको आनी चाहिए सारे वॉल्यूम्स की। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, इन चारों के नाम पहले रट लेना, इनकी डेफिनेशंस याद करना, इनकी वैल्यूज याद करना। आगे कैपेसिटीज़ हैं, इस तरह हर कैपेसिटी की डेफिनेशन उनकी वैल्यू आनी चाहिए। फिगर नंबर 38.6 है, 38.6 ये ड्रॉ करने के लिए आ जाती है कि एक नॉर्मल जो है आपका जो है ना क्या कौन से इसके अंदर आ जाती हैं चीज़ें। सो आपको ये नॉर्मली ड्रॉ करने के लिए आ जाता होता है। नॉर्मल स्पायरोग्राफ की डेफिनेशन है, ठीक है। तो नॉर्मल स्पायरोग्राफ की डायग्राम ये आ जाती है, ये आपने अच्छे तरीके से ड्रॉ करनी सीख लेनी है। एक यूट्यूब चैनल है सेल्फलेस मेडिकोज के नाम से, ठीक है। तो उसके ऊपर ये वीडियो ये डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, आपने उसको वहाँ से कर लेना है। तो सारे वॉल्यूम, सारी कैपेसिटीज़ की डेफिनेशन एंड देयर वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए, यू शुड नो, ठीक है। आगे लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम एंड टोटल लंग वॉल्यूम कैपेसिटी, ठीक है। पहले तो ये जो बड़ा सारा 38.2 पे टेबल लिखा हुआ है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस बार रीड कर लें, आपको एब्रीविएशंस का पता लग जाए कि कौन सी एब्रीविएशन कहाँ से होती है, ठीक है। आगे आ जाएं तो ये जो टॉपिक मैंने बताया हीलियम डिल्यूजन मेथड, ये सिर्फ एक बार आप रीड कर लें, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की डेफिनेशन, एल्व्यूलर वेंटिलेशन की डेफिनेशन, डेड स्पेस क्या होती है इसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए, ये अक्सर वाइवा में आ जाता होता है। नॉर्मल डेड स्पेस क्या है, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में फ़र्क क्या है, ठीक है। पेज नंबर 504 ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, ये आपको ये आना चाहिए। बच्चे एक पेज नंबर 5.5 पे 2 हेडिंग्स लिखी हुई हैं कि सिंपैथेटिक डायलेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स करवा रहा होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक कंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पूरी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पर सिंपैथेटिक का था वो हमारे पास जो है ना यूली सिंपैथेटिक कंस्ट्रिक्शन में या फिर उसको एक्टिवेशन में हर रोल कर रहा होता है प्ले हर एक जगह पे। लेकिन यहाँ पर वाहिद रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें सिंपैथेटिक डायलेशन करवाता है और पैरासिम्पैथेटिक कंस्ट्रिक्शन करवाता है ब्रोंक्यूल्स की, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए। आगे काफ़ी डिटेल में टॉपिक
लिखा हुआ है कफ रिफ्लेक्स, स्नीज रिफ्लेक्स वगैरह, इसको सिर्फ आप रीड दे दो, इसमें ज़्यादा आपको टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगेन आपको इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है, कौन से मसल्स इंस्पायरेशन करवा रहे होते हैं, कौन से एक्सपायरेशन करवा रहे होते हैं, चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जो SEQ आता होता है वही नॉर्मल पैराग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, लैपलेस लॉ आ सकता है, सर्फेक्टेंट का रोल आ सकता है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर की डेफिनेशन आती है, कंप्लायंस की डेफिनेशन आती है, डिफरेंट पल्मोनरी वॉल्यूम्स के नाम पूछे जाते हैं, उनकी वैल्यूज़ आती है और उनकी डेफिनेशन आती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें इसमें से SEQs थे, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ थी बार बार वाइवास में भी ये कंटिन्यूसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं एंड इन द MCQ ऑल्सो। हम देख रहे थे इधर क्या क्या चीज़ों का जिक्र हुआ है, दीज आर द प्लूरल एंड एल्व्यूलर एल्व्यूलर प्रेशर ये मैं डिस्कस कर चुका, कंप्लायंस का बता दिया, कंप्लायंस रोल ऑफ सर्फेक्टेंट मैंने बता दिया, इफेक्ट ऑफ रेडियस ऑन द प्रेशर मैंने आपको ये लॉ ऑफ लैपलेस ही है, पल्मोनरी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स ये मैंने आपको बता दिया, मेजरमेंट ऑफ डेड स्पेस ये वही है, डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल डेड स्पेस, व्हाट इज मिनट रेस्पिरेटरी एंड एल्व्यूलर वेंटिलेशन, जस्ट रीड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ये ऐसी मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। चैप्टर 39 पर आ जाए तो चैप्टर 39 इज़ अगेन इट्स इंपॉर्टेंट थिंग, इसको सारे को आपने अच्छे तरीके से पहली बात तो इसको रीड देनी ही देनी है, स्टार्ट से लेकर आप इसको रीड देते चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है फिर जो है ना, यहाँ पर कुछ रेफरेंस ये जो है ना जहाँ पर प्रेशर्स इन द पल्मोनरी सिस्टम, तो डिफरेंट प्रेशर्स डिफरेंट रीजन्स में कौन से होते हैं, राइट वेंट्रिकल में कितना प्रेशर होता है, पल्मोनरी आर्टरी में कितना प्रेशर होता है, कैपिलरी प्रेशर कितना होता है, लेफ्ट एट्रियल एंड पल्मोनरी वेनस प्रेशर क्या होता है, पल्मोनरी वेज प्रेशर क्या होता है, ये कुछ ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें ये आनी चाहिए, हर लिहाज से आनी चाहिए, ठीक है। ब्लड फ्लो थ्रू द लंग्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इस टॉपिक को अच्छे से रीड देनी है आपने, ठीक है। जोन्स आके लिखे हुए जोन्स 1 2 3 पल्मोनरी ब्लड फ्लो, बच्चे ये SEQ के अंदर जोन्स आ जाते होते हैं, जोन्स बहुत अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर को आपने रीड देनी है अच्छे तरीके से, इसका हर चीज़ आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। दैन एक ब्लू बॉक्सेस में आपको पल्मोनरी एडीमा के नाम से एक चीज़ मिलेगी, पल्मोनरी एडीमा इज़ इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, कॉजेज ऑफ एडीमा क्या होते हैं और पल्मोनरी एडीमा अक्सर पूछ लिया जाता है। आगे प्लूरल इफ्यूजन आएगा, प्लूरल इफ्यूजन भी पेट क्वेश्चन है, ये आ जाता होता है, इसको आपने कर लेना है, ठीक है। सो पल्मोनरी एडीमा प्लूरल इफ्यूजन ये पेट क्वेश्चन से आपको आने चाहिए। इस चैप्टर को जो चैप्टर नंबर 39 है ये आप फिर दोस्त से भी कर सकते हो, ये फिर दोस्त भी कवर करवा देगी। ब्लड वॉल्यूम, लंग्स एंड जोन्स, पल्मोनरी एडीमा एंड सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, कॉजेज ऑफ एडीमा, कैपिलरी फ्लूइड एक्सचेंज एंड व्हाट इज प्लूरल इफ्यूजन, यही पेट क्वेश्चन है, यही आती हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 40 पर आ जाएँ तो चैप्टर नंबर 40 को थॉरली आप रीड दोगे, ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ MCQ वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए आपको, ठीक है। जो पेट SEQs हैं वो वही आ जाते हैं आगे आपके, जो है यहाँ से मैंने सारा का सारा आपको बताया था। यस, जो डिफ्यूजन कॉफिशेंट क्या होता है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। वेपर प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू 47 mmHg होती है, इस चीज़ को नहीं भूलना, ठीक है। देन ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व थी इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको आना चाहिए। रेस्पिरेटरी यूनिट, जो मेन SEQ यहाँ पर रेस्पिरेटरी यूनिट के ऊपर आ जाता होता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये SEQ आ जाते होते हैं दोनों के ऊपर, ठीक है, ये दोनों आने चाहिए। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ गैस एक्सचेंज ये आना चाहिए, ठीक है। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ये आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे आप आ जाओ तो यहाँ पर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, पूरा ब्लू बॉक्सेस में जितना लिखा हुआ है इसको, देन ग्राफ 40.11 है, इसको अच्छे तरीके से करना है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। देन फिजियोलॉजिकल शंट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, फिजियोलॉजिकल शंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल शंट एंड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में डिफरेंस क्या है ये आपको आना चाहिए, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो देन इधर क्या क्या लिखा हुआ है वही चीज़ें हैं यहाँ पर आपको भी मिल जाएंगी। दीज आर द रेस्पिरेटरी यूनिट एंड मेम्ब्रेन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या होती है, फिजियोलॉजिकल शंट, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होता है। टेबल 40.1, टेबल 40.1 के अंदर जो है दैट इज़ 40.11 वो कहना चाह रहे हैं शायद, मैं टेबल 40.1 को देख लूँ कि इधर उन्होंने क्या बताया हुआ है। ये फिगर 40.1 को आप सिर्फ एक रीड दे सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 41 दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अंदर जो है आपको थॉरली इस चैप्टर को रीड देनी पड़ेगी, वैल्यूज़ वगैरह के लिए, MCQ वगैरह के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो इसमें SEQ पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि फैक्टर दैट शिफ्ट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जो कि राइट वर्ड कौन सा शिफ्ट कर रहे होते हैं और लेफ्ट वर्ड कौन सा शिफ्ट कर रहे होते हैं, इसके अंदर SEQ यही आता होता है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द डिजॉल्व्ड स्टेट, फिगर नंबर 41.13 है,